6:29 हो गया है। मैंने आपसे कहा था आज से एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे हम रैपिड फायर का, तो इसमें आप लोग थोड़ा बहुत अपना सवाल का आगे कहें सब्जेक्टिव आंसर दे सकते हैं, वरना ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक। तो मतलब लेकिन आप उसका एक कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं अपने जवाब में। तो सीधे सीधे पूछा जाएगा, शिंदे साहब बनेंगे डिप्टी सीएम? लग रहा है कि बनेंगे। लग रहा है बनेंगे। आपको? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल, और कोई बात नहीं उनका, बस बनेंगे, नहीं तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी। 5 साल साथ साथ चलेंगे? हाँ, ये तो इसमें तो डाउट ही नहीं है, उनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन है नहीं। सर बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल रहेंगे वो, क्योंकि अभी तो बीएमसी लड़ना है, सारे कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं और अभी विधान परिषद में भी उनको अपने लोगों को भेजना है, तो भारतीय जनता पार्टी का मदद लगेगी ना उनको। इतना नाटक करने के बाद पूछ रहा हूं मैं। बड़ा ऑप्शन बीएमसी है, वो टारगेट करेंगे जैसे वो डिप्टी सीएम पे सेटल होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। नए बड़े स्तर के तो नई नेता क्या वे मेयर बन जाएंगे? मेयर नहीं बनेगा, अपने हस्ती को भाई साहब अपना मेयर बनाने के बड़ा बजट है। वैसे बीएमसी का मेयर बनना बहुत बड़ी बात होती है, दुनिया की बड़ी म्युनिसिपल। देवेंद्र फडणवीस विदाउट एनी हिकअप्स 5 साल के चीफ मिनिस्टर? कोई डाउट ही नहीं उसमें, कोई इसमें कोई रीथिंक कभी बात नहीं, उसका भी सवाल कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 साल बहुत बढ़िया सरकार चलाएंगे देवेंद्र। देखिए वो तो 15 साल के हो जाएंगे, अगर उद्धव जी ने गड़बड़ नहीं करी तो बड़े मुख्यमंत्री होते, वो थोड़ा उनका भाजी मार दी किसी ने, तो वो 7.5 साल के ही हैं एक तरह से। बीजेपी का शिंदे के ऊपर से भरोसा उठ गया होगा? हाँ, महाराष्ट्र इकाई को जरूर आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के लिए इतना बड़ा मसला है नहीं। राष्ट्रीय स्तर इसको बहुत छोटे तौर पे ले रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी देवेंद्र फडणवीस, हाँ वही महाराष्ट्र बीजेपी और देवेंद्र, अब भरोसा नहीं होता। बिल्कुल राइट सर। बीजेपी बहुत अलर्ट रहेगी एकनाथ शिंदे को लेकर और अजित पवार को ज्यादा सपोर्ट करेगी। अब बीजेपी कोशिश करेगी कि एकनाथ शिंदे कमजोर हो और अजित पवार मजबूत हो। अब ये महाराष्ट्र की राजनीति में नया दौर देखने को मिलेगा। टिकड़ी के अंदर जोड़ी शिंदे साहब को अगर कुछ करना है तो बहुत मेटिकुलसली अर्न बैक करना पड़ेगा। वो जो रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो अर्न बैक करना पड़ेगा। वो कैसे अर्न बैक करेंगे अगले 6-8 महीनों में, और बीएमसी भी दिखाएगा कि ममसी मुंबई में क्या कर रहा है। जब बीजेपी का टारगेट ही हो कि 2029 में अकेले अपने दम पे सरकार बनानी है, तो फिर दोनों को ठोकना ही पड़ेगा ना। जो आपके साथ हैं उन्हीं को ठोकोगे आप, ताकि अकेले अपने दम पे, और इतना ठोकोगे कि वो इतने किनारे चले जाएं कि आपका कद इतना बड़ा कि अपने दम पे मैंडेट है। ठीक है। अच्छा, एकनाथ शिंदे आज आपको कभी पूरे दिन में खुश दिखाई दिए? बिल्कुल नहीं। वो जब से उनको ये जानकारी मिली तब से खुश नहीं है, दुखी है लिटरली, ये कहा जाए। अमित शाह के साथ तस्वीर भी आपने देखी होगी, आज भी वही स्थिति चल रही है। सो वो 23 नवंबर से मुझे खुश नजर नहीं आ रहा है। जब से परिणाम आया 23 नवंबर से 10 दिन हो गए वो दुखी है। आज दुख थोड़ा ज्यादा बढ़ गया होगा उनका कि अभी तक उन्हें गृह मंत्रालय नहीं मिला है। ठीक है। पवार्स के बीच में मतलब कभी कोई अब कोई रीअलाइनमेंट की गुंजाइश चाचा भतीजा के बीच में? तो रीअलाइनमेंट मतलब चाचा इधर भतीजा के कुछ उधर चला जाए, या चाचा जी का ही सब कुछ उठ के इधर आ जाए? चाचा भतीजा ना, एमएलए इधर से उधर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अब एनसीपी जो शरद पवार वाली, उनके पास बचा क्या है पॉलिटिकली। तो मेरे ख्याल से तो 6 पार्टियां किसी स्टेट में नहीं चलेंगी, रीअलाइनमेंट होंगे। चाचा की पार्टी खत्म होगी मेरे ख्याल से। 2 ही ऑप्शन रहेंगे सर, या तो मैंडेट के बाद पवार मतलब अजित पवार, महाराष्ट्र का पवार की बात, पवार साहब अब अजित पवार। शरद पवार के पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो अजित पवार के साथ मर्ज कर ले, या कांग्रेस और अपने आप को मर्ज कर ले। अब शरद पवार इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो देखना पड़ेगा कि वो अजित पवार के साथ जाते हैं या कांग्रेस में मर्ज करते हैं अपने आप को। उद्धव ठाकरे में जान बाकी बिल्कुल रहेगी है, बिल्कुल। उद्धव ठाकरे खत्म नहीं होंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहेंगे वो। ये कोशिश तो खत्म करने की है। उद्धव ठाकरे सिर्फ चोटिल हैं, उद्धव ठाकरे डेड नहीं है पॉलिटिकली, वो सिर्फ उनको चोट लगी है इस मैंडेट के बाद। मतलब आपने पवार के लिए कहा, पवार मतलब अब अजीत पवार सोचिए ना, शिवसेना माने केवल ये शिवसेना क्यों नहीं? ये कैडर के अंदर वो फीलिंग नहीं है। जैसे आज अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से बाहर निकल के आ जाएं और हिंदुत्व की राह पकड़ लें, तो फिर से उनका कैडर वैसे ही एनर्जाइज होगा। एक वोटर है कैडर के अंदर समस्या सिर्फ वही है कि वो उधर कैसे चलेगा जो हमारी विचारधारा से एकदम मेल नहीं खाता। अन्यथा उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी किसी और मामले में खराब नहीं, जो क्रेडिबिलिटी खराब हुई है इस गठबंधन को लेकर कि ये क्या कर दिया। सबसे बड़ी सीटें 20 सीटें उन्हीं की आई है सर, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी से अलग हो गया, अकेले हो रहते, कोई समस्या नहीं थी, तभी एक पॉकेट में ये ठीक रहता लोग। तो बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ आने की कभी कोई गुंजाइश दिखती है? अभी मुश्किल है निश्चित तौर पे, और कम से कम लोकल बॉडी तक तो मुश्किल रहेगा, लेकिन एकदम से इसको आउटराइटली वो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। मतलब है ये दोनों वापस आ जाएं, ऐसा चाहने वाले बहुत सारे लोग, दोनों सारे लोग। जैसे एक नाम लूंगा, बाबा रामदेव, वो बिल्कुल वो दोनों तरफ के बिल्कुल ऐसे कई नाम हैं जो संघ सबसे ज्यादा खुश होगा अगर उद्धव ठाकरे का संघ सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि संघ हमेशा बाला साहब ठाकरे को बहुत सम्मान की नजर देखता है कि जिसने हिंदुत्व को इतना बड़े लेवल पर महाराष्ट्र के अंदर स्टेब्लिश किया और हमेशा संघ के साथ रहे, वो बीजेपी को सपोर्ट किया महाराष्ट्र के अंदर। तो संघ सबसे ज्यादा खुश होगा अगर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, और भविष्य में संघ ये कोशिश भी करेगा कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी साथ में आए। भविष्य का एक सवाल फिर, आपको लगता है 2029 में बीजेपी सारी 288 सीटें अकेली लड़ेगी? नहीं लड़ेगी गठबंधन के तहत, लेकिन इस तरीके से लड़ेगी कि मैंडेट उसका अपने 200 तो लड़ेंगे। जैसे आपने 2014-2019 देखा ना कि दोनों में मैंडेट अपने दम पे था, तब भी गठबंधन के लोगों को महत्व दिया गया, सरकार में शामिल किया गया। 2029 में बीजेपी की प्लानिंग यही है कि मैंडेट अपने दम पे आए, गठबंधन भले ही रहे।
और मतलब उस वक्त नाराज होने का भी मौका नहीं देंगे किसी को। नहीं तो नाराज नहीं तो। बहुत शुक्रिया। आप देखिए कल क्या होता है, कितने लोग शपथ लेते हैं। शिंदे साहब की शाम तो होने वाली होगी भाई, 7 बजने वाले हैं, तो अब तो बता देना चाहिए उनको। दिल्ली से फोन जाएगा उसके बाद, दिल्ली से फोन जाएगा, दिल्ली से फोन जाएगा।